बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो सिकल सेल अनीमिया के बारे में है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इस बीमारी का थोड़ा आपको तारुफ़ कराया था। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो ऐसा है कि जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में पहले बोला था कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब आपके जीन्स का इस डिसऑर्डर के साथ ताल्लुक़ है। इसमें ये होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आपकी मतलब जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं आपके फेफड़ों से और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं, जिसमें एक सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन, वो सारा ये फंक्शन करता है मतलब ऑक्सीजन कैरी करने का। तो वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली वो उसमें वो इसमें डिफेक्ट आ जाता है सिकल सेल एनीमिया में। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके जो है ना वो राउंड शेप होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है इस इनहेरिटेड डिसऑर्डर में कि वो जो आपके रेड ब्लड सेल्स है ना वो क्रेसेंट शेप हो जाते हैं। मतलब जैसे कि वो जो शुरू के दिनों में जो चांद निकलता है ना पहली चंद तारीखों को, तो उस तरह की जो चांद की शक्ल होती है उस तरह हो जाते हैं। और या मतलब यह है कि उसको जो सिकल का मतलब दरांती की शक्ल के जो है ना वो हो जाते हैं। तो जब ये इस तरह की इनकी रेड ब्लड सेल्स की शेप हो जाती है तो ये जो इनके वो रिजिड हो जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं और फिर ना वो स्टिकी हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से चिमट जाते हैं। और फिर जो है ना ये आपकी जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जब ये टिश्यूज़ में जाते हैं तो ब्लड वेसल्स में वहाँ पे जो है ना वो उसको उसके जो ब्लड फ्लो को या तो मतलब जो है ना उसको बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं या फिर ये ना कि वो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इनका जो प्रॉपर ये रेड ब्लड सेल्स नहीं होते अपनी ओरिजिनल शेप में, तो वो जो है इस वजह से ये सारा ब्लॉकेज प्रोसेस होता है। तो ज़ाहिर है फिर जब ये रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के थ्रू आपके टिश्यूज़ जो को बेसिकली जो इनका काम है ऑक्सीजन पहुँचाना, तो जब ये खुद ही रेड ब्लड सेल्स डिफेक्टिव हो जाएंगे तो वो ऑक्सीजन सही तरह टिश्यूज़ को नहीं पहुँचाएँगे। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी जो है ना आपकी बॉडी में मतलब सिकल सेल एनीमिया की वजह से ना वो जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और इसकी मुख्तलिफ सिम्टम होती हैं जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इसका कोई ऐसा उस तरह का कोई क्योर नहीं है कि कोई ऐसी दवाई दी जाए तो कि ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। लेकिन यह कि मेडिसिन ऐसी अवेलेबल हैं जिससे जो आपकी सिकल सेल की जो एनीमिया की जो सिम्टम होती हैं या कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे जो है ना ये मेडिसिन बचा लेती हैं। ठीक है, तो इसकी पहले तो सबसे पहले मैं आपकी सिम्टम्स यानी अलामात बता देता हूँ। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली इसकी जो अलामात होती हैं ये बच्चों में शुरू हो जाती हैं, मतलब 5 महीने का जो बच्चा होता है उससे अलामात आमतौर पे इसकी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हर पर्सन में वेरिएट करती हैं, मतलब डिफरेंट हो सकती हैं। और इसकी जो सबसे जो बड़ी जो पहली जो सिम्टम है वो ज़ाहिर बीमारी का नाम जैसे सिकल सेल एनीमिया है तो ज़ाहिर अनीमिया होगा। ये जो सिकल सेल होते हैं जैसे कि आप सारे वो इमेजेस में साथ साथ देख रहे हैं, वो बेसिकली जो है ना वो इजीली वो जो है ना वो डाई हो जाते हैं, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट होती है, रिजिड होते हैं और जो है ना वो उसमें फंस जाते हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल में, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। नॉर्मली तो आपको शायद पता ही होगा कि जो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है, मतलब 4 महीने। मतलब फिर वो ऑटोमेटिक वो रिप्लेस होते रहते हैं आपकी बोन मैरो से। ठीक है, तो लेकिन जो सिकल सेल्स है ना इनका जो लाइफ स्पैन है आमतौर पे 10 से 20 दिन होता है। तो जब ये ज़ाहिर है अगर सिकल सेल्स आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फिर ये जब इनके ये ख़त्म होंगे तो फिर जो है ना आपकी जो नॉर्मल वाले रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपके नॉर्मल वाले रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो आपकी जो बॉडी को जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर है इस वजह से फिर अनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फटीग हो जाएगी और थकावट और सारी जो अनीमिया की सिम्टम्स जो है आ जाएंगी। वैसे मैंने एक अनीमिया पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आता है, जो आयरन की कमी की वजह से होता है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल पे देख लें, क्योंकि जो है ना वो भी बड़ी मालूमाती वीडियो है। उसमें जो है ना आपको ये पता चलेगा कि वो जो आयरन की कमी की वजह से अनीमिया क्यों होता है। तो इसकी जो सिकल सेल एनीमिया की दूसरी जो बड़ी सिम्टम होती हैं वो ये है कि पेन के एपिसोड्स आते हैं, मतलब जो है ना आपकी बॉडी में पेन के एक तरह के अटैक्स आते हैं किस्तों में।
वो इसकी रीज़न ये है कि जो चूँकि जो आपकी जो सिकल सेल हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि वो जो है ना आपकी जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स में जो है ना उसके ब्लड फ्लो को जो वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से आपकी चेस्ट में, मतलब जो पेशेंट की चेस्ट में जो है ना पेट में, जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, हड्डियों में भी दर्द हो सकता है। और इसमें की जो पेन की जो शिद्दत है वो वेरिएट करती रहती है, मतलब बहुत शदीद भी हो सकता है और थोड़ा हल्का भी हो सकता है, और जो ना कुछ घंटों तक या बल्कि कुछ हफ्तों तक भी रह सकता है। मतलब इसकी ये नहीं है कि इतने घंटे तक रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर यह कि कुछ लोगों में जो हर साल पेन के कुछ अटैक, हर साल पेन के मतलब चंद अटैक्स हो जाएंगे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, 12-13 बल्कि ज़्यादा अटैक हो जाते हैं। तो फिर अगर सीवियर पेन का जो क्राइसिस आ जाए तो उसमें फिर बंदे को हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता है। और जो चूँकि इसमें ज़्यादातर यंग पेशेंट होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, और जो है ना फिर उनका जो अगर सीवियर इसका इस तरह का जो मतलब क्रॉनिक पेन हो जाए, मतलब पुराना उस तरह का दर्द हो जाए, तो वो जो है ना उसकी उसकी वजह से उनके जोड़ों और हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है, और जो है ना अल्सर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब ज़ाहिर है वो जो आपके जोड़ हैं और जो मतलब जो हड्डियाँ हैं, अगर उनको खून की सप्लाई सही नहीं होगी सिकल सेल की वजह से, तो वो उनमें उनको नुकसान हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है ना वो एक तरह का क्रॉनिक पेन, मतलब लंबे अरसे तक दर्द रह सकता है। फिर ये कि इसमें जो है ना आपकी जो हाथ पाँव की स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि छोटी छोटी आपकी जो हाथ पाँव की जो ब्लड वेसल है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो स्किन, जो आपकी जो क्या नाम है, जो इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी में ऑर्गन होता है जिस स्प्लीन जो है ना, वो इन्फेक्शन को जो है एक तरह का वो इम्यून सिस्टम है उसमें, मतलब वो उसका एक सोर्स है स्प्लीन। तो अगर तो मतलब यह ना कि अगर वो स्प्लीन डैमेज हो जाए तो ज़्यादा बंदे को इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। फिर यह कि जो आमतौर पे जो डॉक्टर जो हैं वो बच्चों को, और जो है बिल्कुल छोटे बच्चों और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको आमतौर पे जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन कराने का कहते हैं, क्योंकि और एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेट से इन्फेक्शन हो जाए तो उस पर फिर ज़ाहिर ऑलरेडी आपका ब्लड ही ख़राब है सिकल सेल की वजह से, तो नमूनिया का ज़्यादा चांस हो सकता है। ठीक है, फिर यह कि इसमें और एक चीज़ कॉम्प्लिकेशन कह रहा हूँ, सिम्टम्स, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है कि आपकी जो है बच्चों की जो ख़ास तौर पे प्यूबर्टी डिले हो सकती है और उसकी ग्रोथ डिले हो सकती है। यानी कि आपकी जब बच्चा जब बड़ा होगा, उसको जवानी की उम्र में जाएगा, तो उसकी अगर बॉडी को खून ही नहीं थी पहुंच रहा, जो आपके जो मतलब इसमें रेड ब्लड सेल की आदि नहीं है, तो उसकी वजह से स्लो ग्रोथ हो सकती है, और उनकी जवानी की जो अलामात हैं वो भी बहुत स्लो आ सकती हैं। फिर इसके अलावा अगर ये आपकी आंखों को, मतलब जो है ना आपकी छोटी छोटी वहाँ पे जो नालियाँ हैं खून की, अगर उसमें सिक्कल सेल वो ज़्यादा उसको उनको ब्लॉक करना शुरू हो जाएँ, तो आपकी जो है ना नज़र को जो है फ़र्क पड़ सकता है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, तो अगर तो इस तरह की आपको जो बच्चों में ख़ास तौर पे बिल्कुल जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू जो है ना, कुछ मुल्कों में तो वो स्क्रीनिंग होती है न्यू बॉर्न में, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान वगैरह, तो वो जैसे या और एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया वगैरह, तो उसमें यह ना कि स्क्रीनिंग जो है ना इस तरह के बच्चों की इस तरह की ज़्यादा नहीं होती। तो अगर इस तरह की सिम्टम होना शुरू हो जाएँ तो आप बच्चे को फौरी तौर पर दिखाएँ। यानी कि मेरा मकसद कहने का, जो मैंने आपको पहले सिम्टम बताई हैं, फिर यह इन्फेक्शन का जैसे साइन हो, जिसमें आमतौर पे जब भी बॉडी को इन्फेक्शन होता है तो बुखार हो जाता है। फिर एकदम बच्चा अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता है, बार बार बॉडी में दर्द हो रहा है या जिस्म के किसी हिस्से में, तो फिर हाथों पाँव की स्वेलिंग हो जाए, पेट की स्वेलिंग हो जाए, आपकी जो जॉन्डस वगैरह हो जाए, मतलब स्किन जो है वो उसकी मतलब येलो हो जाए या पेल हो जाए। ठीक है, तो फिर इस तरह के, फिर यह कि अगर ब्रेन में खुदा न खास्ता ब्रेन की ब्लड सप्लाई में असर हो जाए तो स्ट्रोक का, बच्चों में स्ट्रोक का अटैक आ सकता है। ठीक है, तो जिसकी मुख्तलिफ सिम्टम होती हैं, मतलब एकदम से आपकी मतलब बॉडी में फॉलेज पड़ सकता है, आपके चेहरे की जो फॉलेज पड़ सकता है, और जो है उनके बोलने में मुश्किल हो सकती है। तो ये तो खैर स्ट्रोक खुदा न खास्ता हो जाए तो ये तो एक बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, तो फौरी तौर पर ले जाना चाहिए। मेरे चैनल पे स्ट्रोक के बारे में भी बड़ी अच्छी वीडियो है, वो है मतलब जो स्ट्रोक जो बड़ों में होता है, जिसकी मुख्तलिफ सिम्टम डेंजरस होती है, तो उस पर आप स्ट्रोक की भी वीडियो देख सकते हैं, कि ताकि आपको पता चले कि स्ट्रोक क्या होता है। तो इस बीमारी में यानी सिकल सेल एनीमिया में यह चूँकि यंग मतलब जो है एज में होती है, बच्चों को होती है, तो उस बच्चों को भी ये स्ट्रोक हो सकता है, जो बहुत बड़ी सीरियस मेडिकल एमरजेंसी है। ठीक है,
अब इसकी मैं आपको कॉज बताता हूँ। कॉज तो ये है ना कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जेनेटिक एक जीन में आपकी प्रॉब्लम है। मतलब यह है कि आपके जो रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसमें उसका जो जीन है, जो उसकी जो मतलब वो उसको मतलब सारे सिग्नल देता है हीमोग्लोबिन को सही नॉर्मल प्रोड्यूस होने में, तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो फिर वो जो है ना हीमोग्लोबिन जो है ना वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनता, वो सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी वजह से वो सारी जो है ना रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है। तो इसमें यह है कि एक चीज़ ये कि मतलब दोनों पेरेंट्स को, मतलब वालिद को भी और वालदा को भी डिफेक्टिव जीन है जिसमें वह सिकल सेल वाली जो हुआ है, तो वो जो है ना बच्चे को सिम्टम्स बच्चा इस बीमारी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि अगर वालद को है वालदा को नहीं है, या वालदा को है वालद को नहीं है, तो फिर यह है कि चूँकि बच्चे को दोनों जो है उसके जो जीन है उस मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी प्रोड्यूस करेगा और सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें यह होता है कि आमतौर पे सिम्टम नहीं होती, तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन वो बच्चा जो होता है वो एक तरह का कैरियर होता है, मतलब सिकल सेल ट्रेट जिसको कहते हैं, तो वो आगे अपनी डिजीज़ पास ऑन कर सकता है। मतलब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, यानी कि दोनों पेरेंट्स में ये डिफेक्टिव जीन हो तब ये बीमारी जो है ना वो होती है बच्चे को। ठीक है, इस वजह से तो वो कई मुल्कों में तो शादी से पहले वो स्क्रीनिंग हो जाती है। तो पहले ही अगर पता हो कि मतलब लट से कोई एक बंदा सिकल सेल का मरीज़ है, और अगर लट से उसकी किसी ऐसे मतलब लड़की से शादी हो जाती है जिसको भी सिकल सेल का प्रॉब्लम है, तो फिर वो बच्चे को जो है ना सिकल सेल की बीमारी हो सकती है। तो ये मतलब बात, चूँकि जेनेटिक इसमें इशू होता है, तो ये बात ध्यान में रखें। वैसे अमेरिका जैसे मुल्कों में तो आमतौर पे ये जो ब्लैक पीपल में ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि ये सिकल सेल एनीमिया किसी भी रेस में हो सकता है, ये ऐसी ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसमें मतलब ब्लैक पीपल को ही होता है। अब मैं आपको जो है ना इसके कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में ज़ाहिर है एक तो ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले कि स्ट्रोक हो सकता है। मतलब यानी कि जब आपके ब्रेन के एरिया को आपका वो ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी, जो सिकल सेल ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपकी ब्रेन की जो छोटी छोटी खून की नालियाँ उसमें वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ी सीरियस मेडिकल एमरजेंसी है। तो उसमें ज़ाहिर है वो फालिज का अटैक आ सकता है। फिर ये एक एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होती है कि मतलब आपके जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपकी जो फेफड़ों लंग्स की मतलब छोटी छोटी नालियों को अगर ब्लॉकेज हो जाए सिकल सेल एनीमिया की वजह से, तो उसमें मतलब फीवर हो सकता है, ब्रीदिंग सांस में मुश्किल हो सकती है, और ये भी एक इमरजेंसी की सिम्टम है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है कि मतलब जो है ना आपके लंग्स में जो है ना चूँकि खून सही तरह नहीं जा रहा, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये आमतौर पे कॉम्प्लिकेशन बड़ों को होती है, और इसमें जो है ना ज़ाहिर है बंदों की जो सांस और लेने में और फटीक ज़्यादा हो सकती है, और ये बड़ी सीरियस भी हो सकती है। फिर इसके अलावा ज़ाहिर है आर्गन डैमेज हो सकता है। ज़ाहिर है क्योंकि हर बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो जो है ना आपकी जो अगर ऑक्सीजन सही नहीं मिलती तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसके आपके नर्व्स को जो है ना आर्गन को, जैसे मिसाल के तौर पे किडनी है, जिगर है, स्प्लीन है, और वो सारा उनको डैमेज हो सकता है। फिर जैसा कि मैंने बताया नज़र की कमज़ोरी होती है, आपकी रेटिना को खून की सप्लाई सही ना हो, मतलब सिक्कत से ज़्यादा ब्लाइंडनेस हो सकती है। आपकी लेग्स में अल्सर हो सकते हैं, मतलब जो है ना इस बीमारी की वजह से। ठीक है, फिर चूँकि ये इसमें जो हीमोग्लोबिन वो रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना, जो सिकल सेल्स आमतौर पे 10 से 20 दिनों में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उससे एक वो चीज़ मतलब वो रिलीज़ होती है जिसका नाम है बिलीरुबिन। ठीक है, तो जब बिलीरुबिन हाई होगी तो जो है ना वो एक तो ज़्यादा जॉन्डस का शिकायत होती है, तो उसमें जो है ना वो ये आपकी जो है ना मतलब पित्ते की पथरी का भी सबब बनती है, मतलब ज़्यादा अगर बिलीरुबिन बॉडी में हो जाए। वैसे जो है ना पित्ते की पथरी पे भी मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, जो रिसेंटली मैंने अपलोड की है, वो भी बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बंदों में अगर सिकल सेल एनीमिया है, तो उनकी जो है ना ये सेक्सुअल आर्गन में वो लॉन्ग लास्टिंग जो है ना वो और बहुत पेनफुल किस्म की ज़्यादा इरेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि आपकी जो वो सेक्सुअल जो आर्गन है उसमें की ब्लड वेसल सिकल सेल ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जो है ना अगर ज़्यादा देर ज़्यादा रहे तो फिर उस बंदे को इम्पोर्टेंस हो सकती है। फिर इसके अलावा जो ख़वातीन में सिकल सेल एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी की जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं ज़्यादा, तो वो जो है इस वजह से ज़्यादा मिस कैरेज या प्री मेच्योर और जो है ना लो बर्थ बेबीज़ का चांस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसका ये कि प्रिवेंशन तो मैं थोड़ी बता देता हूँ। वैसे तो प्रिवेंशन इस तरह की है सच कोई नहीं, अगर आपके सिकल सेल उसमें आपके
दोनों पेरेंट्स से आपको वो हो गया है, आ गया है, तो फिर तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कि लेट्स से कि आपको एक सिकल सेल ट्रेट है, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि सिकल सेल जो अनीमिया है, जो बीमारी, जो सीरियस बीमारी है, वो तो दोनों पेरेंट्स के डिफेक्टिव जीन की वजह से होती है। लेकिन लेट्स से कि एक पेरेंट आपका नॉर्मल है, मतलब माँ नॉर्मल है या बाप नॉर्मल है, और एक दूसरे पेरेंट को है, तो इस पर फिर आपको वो सिकल सेल ट्रेट उसको कहते हैं, वो जो है ना, वो बीमारी इतनी नहीं होती, उससे नॉर्मल लाइफ गुजर सकती है। तो वो जो है ना, अगर लेट से वो इस तरह की आपको सिकल सेल ट्रेट है, तो फिर आपको जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए कि लेट से कि जो आप भी आपका लाइफ पार्टनर आइंदा फ्यूचर में हो, ताकि वो आपका सिकल सेल वाला ट्रेट वाला ना हो, ताकि ये ना कि फिर आपकी आगे बच्चों में ये ट्रांसफ़र ना हो सके। अब इसके मैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बता देता हूँ। पहले तो डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं। इसका डायग्नोसिस में इसका सिंपल ब्लड टेस्ट आता है, जो आपकी जो डिफेक्टिव जो हीमोग्लोबिन है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जैसे यूएसए वगैरह, उसमें तो ये न्यू बॉर्न की जो बच्चे होते हैं उनकी वो स्क्रीनिंग की जाती है, तो वो डिटेक्ट हो सकता है। तो लेट्स से अगर आपके वो सिकल सेल आपके उसमें पाया जाए, सिकल सेल जो है ना डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पाया जाए, तो फिर ज़ाहिर है जेनेटिक काउंसलिंग करवानी पड़ती है, उनको हम रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। फिर इसमें यह है कि बच्चों में हम जो है ना स्ट्रोक का, चूँकि ये ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है, स्ट्रोक का रिस्क असेस करते हैं। मतलब एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन आती है, जिसकी वजह से मतलब जो है वो डिटेक्ट हो जाता है कि जो है आपकी जो ब्लड फ्लो जो है ना उसको मेजर करती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। तो वो जो है ना 2 साल तक की जो है ना, मतलब 2 साल की और एंड अबव बच्चों को ये टेस्ट करवाया जा सकता है, जिसमें वो स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपका ब्लड जो है ना फ्लो को मॉनिटर करते हैं, जिससे ये चेक हो सकता है कि आपके जो ना स्ट्रोक होने का कितना रिस्क है। तो फिर यह है कि अगर रिस्क हो तो फिर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पड़ते हैं, तो वो इस वजह से फिर स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। फिर यह कि इसकी जो सिकल सेल का जो टेस्ट है वो आपकी, मतलब बच्चा अभी पैदा भी नहीं होता, मतलब माँ के पेट में ही इसका टेस्ट हो सकता है। जो आपकी जो मतलब बेबी के जो इर्द गिर्द जो फ्लूइड सराउंड करता है ना, जब माँ के वो पेट में होता है, इसको एमनियाटिक फ्लूइड कहते हैं। तो उससे जो है ना, उससे वो उसका अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें बच्चे का वो पता चल सकता है कि इसको सिकल सेल ट्रेट है या अनीमिया का चांसेस हैं। तो ये भी एक इसमें एक टेस्ट का मतलब वो करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बता दूँ। इसका ये ना कि वो जो ट्रीटमेंट का सबसे जो बड़ा मकसद है कि जो पेन के जो एपिसोड होते हैं, जो मैंने आपको सिम्टम में बताया था, उसको कम करने के लिए, फिर ये ना कि जो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई हैं उसको चांस कम करने के लिए ट्रीटमेंट आती हैं, जिसमें मेडिकेशन भी आती हैं और फिर ज़ाहिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लगते हैं। फिर यह कि कुछ बच्चे मतलब जो है उसमें उसको अगर जो है ना अगर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाए, तो वो जो एक बोन मैरो में होता है, वो एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो मैं थोड़ा बताता हूँ बाद में। तो वो जो है अगर वो प्रॉपर हो जाए और आर्गन रिजेक्शन ना हो, तो उससे काफ़ी मतलब एक तरह की बीमारी का जो है ना कंट्रोल हो सकता है, लेकिन उसकी ऑपरेशन की भी अलग से एक कॉम्प्लिकेशन है। तो अब मैं आपको पहले तो मेडिसिन बता देता हूँ। तो इसमें एक आती है कि मेडिसिन आती है जो हाइड्रोक्सी यूरिया। तो वो जो है अगर इसको डेली इस्तेमाल करें, तो आपकी जो पेनफुल क्राइसिस रहते हैं ना, वो उससे बचत हो सकती है, और आपकी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो हॉस्पिटल बार बार ऐसे बच्चों को दाखिल करना पड़ता है, उसकी जो ज़रूरत कम हो सकती है। लेकिन यह कि इसका हाइड्रोक्सी यूरिया से इन्फेक्शन का भी रिस्क हो सकता है। अगर फिर यह कि ये प्रेग्नेंट खातून को ये हम ड्रग नहीं देते हैं, उसकी अपने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक ड्रग आती है जो मतलब जिसका एल ग्लूटामीन जो है ना ओरल पाउडर आता है एंडारी के नाम से। तो ये ड्रग एफडीए ने अप्रूव की हुई है सिकल सेल एनीमिया के लिए। इसमें यह है कि जो पेन क्राइसिस को रिड्यूस करने में हेल्प हो सकती है। फिर इसके अलावा एक ड्रग आती है क्राइजानिल, बड़ा मुश्किल सा नाम है, क्राइजनलीजुमैब, एडाक्वियो के नाम से आती है। ठीक है, ये भी एफडीए ने अप्रूव की हुई है ड्रग। और इसकी जो है ना इसमें यह कि ये आपको इंट्रावेनस मतलब देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन की सूरत में। तो ये भी इसमें एक तरह की ट्रीटमेंट का पार्ट है, जिसमें आप मतलब इसके ये आपकी जो पेन जो क्राइसिस होते हैं उससे बचा सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि जॉइंट पेन या बैक पेन हो सकता है। फिर पेन रिलीविंग मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, जब आप ज़ाहिर है मुख्तलिफ पेन किलर आते हैं, जो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नारकोटिक्स भी मतलब जो सीरियस पेन किलर होते हैं जो, वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें शदीद पेन हो सकता है।
फिर एक रिसेंटली अप्रूव ड्रग आई है जिसको जनाब वॉक्सैलिलोटर के नाम से, जो ट्रेड नेम उसका है ऑक्स ब्राइटा, ठीक है। जो FDA ने अप्रूव किया, ये ओरल ट्रीटमेंट है, ठीक है, मतलब मुंह के ज़रिए ले सकते हैं पिल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो अनीमिया का मतलब एक कम कर सकती है, सिकल सेल अनीमिया में जो अनीमिया की सिम्टम है, इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, हेडेक, नादिया वगैरह हो सकता है, डायरिया हो सकता है। फिर इसमें एक ये बात बहुत ख्याल रखने वाली है कि जो बच्चे होते हैं जो 2 महीने से लेके 5 साल तक, ठीक है, उनको हम पेनिसिलिन के जो इंजेक्शन लगवा देते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर नमूनिया खुदा न खास्ता हो जाए तो वो बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है जिन बच्चों को सिकल सेल अनीमिया होता है। फिर ये है कि इसमें अगर जो जो पेशेंट्स हैं जिनको एक दफ़ा नमूनिया हो जाए, जब वो बड़े होते हैं तो उनको फिर पूरी एक तरह की लाइफ जो है ना वो पेनिसिलिन लेनी पड़ती है, ठीक है। मतलब अगर नमूनिया अगर उनको हो जाए, या फिर अगर लेट से उनकी सर्जरी की वजह से स्प्लीन रिमूव उनकी हो, तो वो फिर जो है ना उनको लाइफ लॉन्ग पेनिसिलिन देनी पड़ सकती है। इस वजह से फिर जो बच्चों की जो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और वैसे तो ज़ाहिर है हर बच्चे को वो वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, लेकिन यह कि जो सिकल सेल एनीमिया के बच्चे होते हैं उनको तो ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है उनको वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि फिर अगर खुदा न खास्ता उनको इन्फेक्शन हो जाए तो वो बहुत सीरियस किस्म के इन्फेक्शन होते हैं उन बच्चों में। फिर इसकी दूसरी ट्रीटमेंट में ज़ाहिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक कॉमन इसकी ट्रीटमेंट है, कि मतलब यह है कि जब आपको किसी डोनर से फ्रेश ब्लड, मतलब जिसके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हों, तो वो दिया जाए, तो वो आपको मतलब जो है ना वो ज़ाहिर है रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल जाएंगे तो आपकी जो ना सिम्टम सारी कम हो सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी फिर मतलब जो ना डोनर की तलाश करनी पड़ती है, ज़ाहिर है कभी कभी ब्लड नहीं मैच करने वाला नहीं मिलता। फिर यह है कि उसके अलावा अगर ज़्यादा बार बार ब्लड लगाया जाए तो फिर ब्लड में जो है ना वो आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो जो है ना वो उन बच्चों को ज़्यादा आयरन ओवरलोड हो सकती है। तो जो है ना वो फिर ज़्यादा आयरन हो जाए तो आपके बच्चे मतलब जो पेशेंट होते हैं जो भी है उसको हार्ट या लिवर और दूसरे आर्गन को डैमेज कर सकती है। तो ये अगर रेगुलर एक बच्चे को ट्रांसफ्यूजन रखते हैं तो इसमें यह ख्याल रखना चाहिए कि जो है ना उसके साथ ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि जो है ना आयरन के जो लोड हो जाएँ ज़्यादा उसको कम कर सकें। फिर इसमें एक अल्टीमेट प्रोसीजर है जिससे काफ़ी हेल्प हो सकती है, उसमें यह कि बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दें। मतलब यह ना कि आपके जो किसी जो डोनर है, आमतौर पे जो बोन मैरो का इस तरह का जो ट्रांसप्लांट होता है आमतौर पे वो आपकी जो भाई या बहन जो जिसके बहुत ही आपका वो खून मैच कर सकता है, ख़ास तौर पे मतलब जो है ना और जिनको खुद सिकल सेल की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अगर ऐसा ब्लड वो मतलब बोन मैरो उसकी जो हेल्दी बच्चे की और दूसरे को लगा दी जाए, जो दूसरे मतलब उसमें डोनेट कर दिए उसको, जो सिकल सेल वाले बच्चे को उसमें लगा दी जाए, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कर दिया जाए, तो वो काफ़ी उसकी हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है इसकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, इतना आसान नहीं होता। कभी कभी जो है ना ऑर्गन रिजेक्शन की मतलब बोन मैरो रिजेक्शन के लिए जो है ना वो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, फिर लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, ठीक है। तो फिर यह कि अगर बॉडी की मतलब लाइफ ट्रांसप्लांट की अपनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिस वो बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। मतलब वैसे तो देखा जाए तो जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है यानी कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है एक आइडियल किस्म का इसका इलाज है, लेकिन ये कि ये कोई इतना मतलब ये आसान काम नहीं है, और फिर यह कि इसकी अपनी मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो मैंने बताई हैं। फिर इसमें मैंने वो कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। एक तो ये कि जो आपकी जो बोन मैर होती है वो उसको फॉलिक एसिड चाहिए होता है और कुछ और विटामिन चाहिए होते हैं नए रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। तो फिर जब वो बच्चा इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको आमतौर पर डॉक्टर खुद ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट जो है ना, तो ये ज़रूरी है लेना। और फिर यह कि जो बच्चे को जो भी पेशेंट है या बड़ा है उसको जो ना फ्रूट्स जो है ना कलरफुल फ्रूट जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट खाना चाहिए और सब्ज़ियाँ खानी चाहिए और होल ग्रेन लेने चाहिए, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड की क्वांटिटी सही होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लें। फिर ये कि जो भी पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया को उसको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे पानी की कमी जिसमें नहीं होनी चाहिए। प्यास लगने से पहले ही वो पानी मतलब पी लिए, कम से कम 8 ग्लासेस जो है ना डेली उसको पीने चाहिए, ठीक है।
ताकि जो है ना मतलब आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से सिकल सेल क्राइसिस जो पेनफुल एपिसोड है उसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर टेम्परेचर एक्सट्रीम जो है ना उससे बचना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हीट में भी नहीं जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा कोल्ड वाले में एनवायरनमेंट में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिकल सेल क्राइसिस बढ़ सकता है। एक्सरसाइज जो है ना वो आप ज़रूर करें, लेकिन यानी कि बहुत ओवरडू ना करें, तो इससे भी थोड़ा सा मतलब हो सकता है। फिर जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिलती हैं जैसे ब्रूफिन वगैरह इस तरह की जो ना नाप्रोक्सेन मिलती हैं, वो उसका इस्तेमाल करने में एहतियात करें, क्योंकि जो ना कि वो आपकी किडनीज़ को थोड़ा डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके सिकल सेल आपकी जो पेशेंट को उसमें ख़तरा होता है, तो इस तरह की पेन किलर जो मेडिसिन होती हैं उसको इस्तेमाल करने में भी मतलब ख़तरा हो सकता है। फिर जो लोग सिगरेट स्मोकिंग मतलब अडल्ट किसी ऐसे सिकल सेल एनीमिया के शिकार है जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो पेन क्राइसिस का रिस्क बढ़ सकता है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो सिकल सेल एनीमिया के बारे में। एक भाई ने वो रिक्वेस्ट की थी मेरे इस चैनल पे कि सिकल सेल पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उम्मीद है भाईजान आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हैं या जो भी और लोग वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट मिस हो गया वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट करें, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह उस कमेंट का, मैं तकरीबन हर कमेंट का जो है ना कोशिश मेरी होती है कि जैसे ही मैं कमेंट देखूँ उसी वक्त फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ये मेरा चैनल बेसिकली बायलिंगुअल चैनल है। ये मैं कुछ लोगों को अभी जो उर्दू की वीडियो देख, कुछ लोग मतलब उर्दू की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इंग्लिश में तो मैं मतलब मेरे पास पॉइंट्स मैं होते हैं तो मैं फटाफट बोल लेता हूँ। तो इस चैनल पे मतलब जो भी मैं उर्दू में किसी बीमारी के मतलब वीडियो बनाता हूँ, तो साथ ही इंग्लिश में भी अगले दिन आमतौर पर उसी टॉपिक पर वीडियो आ जाती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश वाली भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एनीवे चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।